इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ 2019 में 28 बिलियन डॉलर्स थी, आज उनकी नेटवर्थ 250 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। यानी कि सिर्फ 2 सालों में उनकी नेटवर्थ 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। जिस तरह से इलॉन मस्क की कंपनी जैसे स्पेसएक्स, टेस्ला, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक ग्रो कर रही हैं, उसको देख करके काफ़ी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट कंपनीज ये क्लेम करते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च एनालिस्ट स्पेसिफिकली क्लेम क्या कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एडम जोनस का ये क्लेम है कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं और उनकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन सकती है, यानी कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनी से भी ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसी एरोस्पेस कंपनी आई नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल हो और जिसकी वैल्यूएशन ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्पेसएक्स में सही में ऐसा पोटेंशियल है कि वो ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन को टच कर सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा स्पेसएक्स कंपनी को। स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी शुरुआत 2002 में इलॉन मस्क ने की थी। तो स्पेसएक्स को बनाने का एम था इलॉन मस्क का कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन को भी अच्छी तरह से एक्सेस किया जा सके। मतलब कि ह्यूमंस ना सिर्फ एक प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकें, बल्कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे भी ट्रैवल कर सके कम कॉस्ट और कम टाइम में। तो ये था इलॉन मस्क का मिशन कि वो इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मार्स कॉलोनाइजेशन का अपना मिशन रखा हुआ है कि वो 2050 तक मार्स पे एक ऐसी कॉलोनी बनाना चाहते हैं जहाँ पे ह्यूमंस आराम से रह सकें। तो इस मिशन के लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, जो कि बाकी की स्पेस कंपनी अभी भी नहीं कर पाई है। लेकिन अपने इस मार्स कॉलोनाइजेशन के मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि अचीव करना बाकी है। अभी तक की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है स्पेसएक्स के लिए वो है रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज़ कर पाना। मतलब कि एक ही रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उसे वापस अपने मिशन के लिए यूज़ कर पाना, उसको रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अभी तक जो रॉकेट यूज़ होते थे वो ज़्यादातर एक्सपेंडेबल रॉकेट्स होते थे, मतलब कि उनको लॉन्च करने के बाद उसको वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता था अपने अगले मिशंस के लिए। तो इससे कॉस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हर बार उस एरोस्पेस कंपनी को बार बार अपने रॉकेट्स बनाने पड़ते थे अपने हर एक अगले मिशन के लिए। वहीं स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट्स को कुछ इस तरह से बनाया, रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से एक्सेस किया कि एक बार रॉकेट लॉन्च करने के बाद वो रॉकेट वर्टिकली लैंड कर जाता है अपने लॉन्च पैड पे, जिससे कि उस रॉकेट को वापस से यूज़ किया जा सकता है अपने अगले मिशन के लिए। तो कॉस्ट ओवरऑल बहुत कम आ जाती है इसके कारण। लेकिन स्पेसएक्स वो पहली कंपनी नहीं है जिसने रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। इससे पहले भी काफ़ी एरोस्पेस कंपनी ने रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करी थी। जैसे कि स्पेस शटल के प्रोग्राम में स्पेस शटल के सारे रॉकेट्स रीयूजेबल रॉकेट्स होते थे, यानी कि उनको एक बार लॉन्च करने के बाद उसको फिर से रीयूज़ किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही होती थी कि पूरे रॉकेट में से, यानी कि इतना बड़ा स्पेस शटल का जो रॉकेट होता था उसमें से बस ये एक स्पेस क्राफ्ट था जिसको फिर से यूज़ किया जा सकता था। बाकी के सारे कॉम्पोनेंट्स डिस्कार्ड कर दिए जाते थे स्पेस में ही। तो अगेन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि इतने बड़े रॉकेट में से सिर्फ एक ये स्पेस क्राफ्ट ही था जो बच पाता था, बाकी सारा डिस्कार्ड हो जाता था। स्पेस शटल के अलावा अगर दूसरी कोई कंपनी है जिसने रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करा हो अच्छी तरह से, वो होगी ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ने अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट 23 नवंबर 2015 को लॉन्च करवाया और सक्सेसफुली वर्टिकल लैंड भी करा दिया। लेकिन प्रॉब्लम बस इसमें यही थी कि सिर्फ एक ये प्रोटोटाइप था, कोई एक कमर्शियल रॉकेट नहीं था जिसने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया हो। ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप था जिसको कुछ हाइट तक लेके गए, वापस से उसको वर्टिकल लैंड करा दिया। तो इसके ठीक एक महीने बाद दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स ने अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कराया, लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट्स को छोड़ा और वापस से अपने लॉन्च पैड पे वर्टिकल लैंड भी कर गया, जिससे कि स्पेसएक्स बन जाती है पहली वो एरोस्पेस कंपनी जिसने अपने रॉकेट को रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली लॉन्च भी करवाया और सक्सेसफुली लैंड भी करवाया। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी स्पेसएक्स के लिए। तो फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी ये 2 रॉकेट्स हैं जिसको स्पेसएक्स यूज़ करता है अपने ज़्यादातर मिशंस के लिए। अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च कराने के लिए $62 मिलियन का टोटल एक्सपेंस आता है, जो कि काफ़ी कम है अपने कंपैटिटर्स से। और ये $62 मिलियन तो बहुत ही ज़्यादा कम है नासा के
$152 मिलियन के कॉस्ट से। यानी कि नासा को हर एक लॉन्च के लिए $152 मिलियन पे करना पड़ता है अपने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, जो कि स्पेसएक्स कर देता है सिर्फ आधे दाम में, या फिर कहो उससे भी कम के प्राइस में। लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है जिससे कि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। यहाँ पे और कुछ भी है जिसकी तरफ एडम जोनस ने पॉइंट आउट करा है कि कैसे स्पेसएक्स एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकती है। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है स्पेसएक्स में। पहला है स्टारलिंक और दूसरा है स्टारशिप। तो इन दोनों फैक्टर्स को थोड़ा आराम से समझते हैं कि ये कैसे हेल्प कर सकते हैं स्पेसएक्स को ग्रो करने में। स्टारलिंक स्पेसएक्स के अंडर ही आता है, जो कि एलॉन मस्क ने ही शुरू किया था 2015 में। स्टारलिंक का बेसिकली एम है कि उन ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, वो भी कम कॉस्ट में, जहाँ पे अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। एलॉन मस्क का एम है कि वो अर्थ के ऑर्बिट पे ऐसा सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन प्रिपेयर करें कि आप अर्थ के किसी भी कोने में बैठे हो, वहाँ से आप स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। तो इस कॉन्स्टेलेशन को बनाने के लिए एलॉन मस्क का एम है 42,000 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय करना, ताकि आप अर्थ के किसी भी कोने में बैठ करके स्टारलिंक के हाई इंटरनेट सर्विस को भी एक्सेस कर सको। सो इस मेगा कॉन्स्टेलेशन की शुरुआत 2019 से ही कर दी थी, जब स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को फैल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया था। और अभी तक जनवरी 2022 तक स्टारलिंक के टोटल 1469 एक्टिव सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। स्टारलिंक के रेवेन्यू मॉडल की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी से। स्टारलिंक के इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको एक वन टाइम परचेज करनी पड़ती है स्टारलिंक किट की। ये स्टारलिंक किट की कॉस्ट आती है $499 की, और $499 के अलावा आपको करनी पड़ती है $99 की मंथली पेमेंट। तो यानी कि स्टारलिंक आपसे पहले महीने में ही $598 यानी कि कुल 45,000 रुपीज़ के आसपास चार्ज कर लेता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको ख़रीदने वाले भी कम नहीं है मार्केट में। जनवरी 2022 में स्टारलिंक के यूज़र्स 1,45,000 से भी ज़्यादा थे, जो कि और भी ज़्यादा हो सकते थे, बट ये चिप शॉर्टेज के चलते अपने सारे कस्टमर्स को वो सर्व नहीं कर पाए। तो क्योंकि स्टारलिंक स्पेसएक्स के अंडर ही एक प्रोजेक्ट है, और स्पेसएक्स क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं और ना ही हम इनके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, तो ये कितना रेवेन्यू अभी तक जनरेट कर रहा है और इसके टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, इसका सिर्फ एस्टिमेशन ही लगाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि अगर वो एक बार अपने इस कॉन्स्टेलेशन को अर्थ के ऑर्बिट में फुली फंक्शनल कर देते हैं तो वो वहाँ से $30 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही एक एस्टिमेट आर्क इन्वेस्ट के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी करते हैं कि उनका कहना है कि $40 to $50 बिलियन का रेवेन्यू एनुअली जनरेट कर सकती है स्टारलिंक, जो कि अभी के रॉकेट बिजनेस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन अगर एलॉन मस्क को 42,000 सैटेलाइट्स अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि इतना सारा फंड कहाँ से आने वाला है एलॉन मस्क के पास। तो खैर इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं स्टारलिंक के ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि उनका एक अलग ही बिजनेस मॉडल है कि कैसे स्टारलिंक से आया रेवेन्यू मार्स कॉलोनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अभी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है स्पेसएक्स का वो है स्टारशिप। स्टारशिप बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिसका मिशन है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाना और इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेस कर पाना। मतलब कि जैसे अभी हम ह्यूमंस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए एयरप्लेन्स का या फिर शिप्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स स्टारशिप का यूज़ करेंगे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ट्रैवल करने के लिए। एलॉन मस्क चाहते हैं कि जितने भी अभी उनके फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी रॉकेट्स हैं उन सबको रिप्लेस कर दिया जाए स्टारशिप के रॉकेट से, ताकि फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी से भी कॉस्ट एफिशिएंट रॉकेट को मार्केट में लाया जाए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को कम कॉस्ट और कम टाइम में पहुंचा पाए। तो स्टारशिप क्योंकि एक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके प्रोटोटाइप्स को अभी टेस्ट किया जा रहा है, तो इसकी टोटल कितनी कॉस्ट निकल के आती है और यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यहाँ की बस सिर्फ एस्टिमेशन ही लगाई जा सकती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टारशिप रॉकेट का कंपैरिजन बाकी के रॉकेट्स से। स्टारशिप अब तक का सबसे ऊंचा रॉकेट होने वाला है जिसकी हाइट 120 मीटर्स हैं, और ये सैटर्न वी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पेलोड वाला रॉकेट होगा। अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करी जाए तो ये डिपेंड करता है कि स्टारशिप को कैसे यूज़ किया जाएगा, किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, उस चीज़ से पता चलेगा कि रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकते हैं।
स्पेसएक्स के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंगली स्टारशिप को 4 तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। पहला है इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल करने के लिए। दूसरा है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को पहुंचाने के लिए। तीसरा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो पहुंचाने के लिए। और फोर्थ है आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए, जो कि उन्होंने नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो इन तरह से स्पेसएक्स स्टारशिप को यूज़ करेगा अलग अलग तरीक़ों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके और इसको और एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। लेकिन स्टारशिप कब से यूज़ में आएगा या कमर्शियल पर्पज़ के लिए, उसकी डेट अभी भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब इलॉन मस्क ने सितंबर 2019 में पब्लिक के सामने स्टारशिप का पहला प्रोटोटाइप ला के रखा था, तब उन्होंने क्लेम किया था कि 2020 तक स्टारशिप को यूज़ किया जाएगा कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और इवन 2021 में ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रैवल करने के लिए भी भेजा जाएगा। बट क्योंकि जब इनके प्रोटोटाइप्स को टेस्ट किया गया, तब काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स कोई ना कोई टेक्निकल कारण की वजह से फेल हो गए और उसके प्रोटोटाइप्स पे अभी भी काम चल रहा है। इलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब तक कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते कि ये ह्यूमंस के लिए सेफ़ है कि नहीं है, तब तक वो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चेस के थ्रू ही प्रोटोटाइप्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ़ हो जाती है कि ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर है सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे नहीं रहने वाला है। इलॉन मस्क जैसे और भी बिलियनर्स हैं जो कि चाहते हैं कि ह्यूमंस की जो सिविलाइजेशन हो सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड ना हो, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी हो। तो इस रेस में कौन सा एंटरप्रेन्योर जीतने वाला है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि कौन सी जो कंपनी है स्पेसएक्स को बीट कर सकती है ज़्यादा रॉकेट्स बना करके, या फिर पहली बार ह्यूमंस को किसी और प्लैनेट पे पहुंचा करके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।